राहुल अपने ही घर में, अपने ही शरीर में किसी और शख्स को खड़ा देख चौंक गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ट्रक हादसे के बाद सर पर वही चोट का निशान, शरीर तो उसी का लग रहा था, पर उसके अंदर वो रूह किसकी थी? तभी राहुल के पिता ने झल्लाते हुए कहा, हो गई तसल्ली, ये रहा मेरा बेटा, सही सलामत है, बस तबीयत खराब है उसकी, तो आप अब जाइए यहां से और इसे आराम करने दीजिए। राहुल बिना बहस किए वहां से निकल गया। उसे पता था सवालों का जो तूफान उसके दिमाग में चल रहा है, उसका जवाब सिर्फ नरकदूत के पास मिलेगा। और जैसे ही राहुल ने नरकदूत के बारे में सोचा, अचानक से सड़क के बीचों बीच अंधेरे में एक काली गुफा का दरवाजा राहुल के सामने आ गया। राहुल अब तक जो देख चुका था, उसके बाद कोई भी अजीब चीज उसे चौंका नहीं पाती थी। एक गहरी सांस लेते हुए राहुल गुफा के अंदर चला गया। तेल की खौलती हुई कढ़ाई के पास बैठा हुआ नरकदूत मुस्कुरा रहा था। उसे इतना खुश राहुल ने पहले कभी नहीं देखा था। राहुल कुछ पूछ पाता उससे पहले ही नरकदूत ने कहा, तुझे मैंने वो शरीर अपना काम करने के लिए दिया था, और तू तो पुलिस वाले के जिस्म से अपना फायदा उठा रहा है। इतना बेवकूफ कि तूने उसकी प्रेमिका को भी गोली मार दी। मैं सौदा बराबरी का करता हूं। नरकदूत की इस बात ने राहुल को बिल्कुल झंझोड़ कर रख दिया। वो चिल्लाया, मतलब तुमने मेरे शरीर के अंदर उस पुलिस वाले की रूह डाल दी? राहुल का गुस्सा देख नरकदूत और भी जोर से हंसने लगा। और बोला, इतना गुस्सा? तो सोच उस पुलिस वाले को कितना गुस्सा आएगा जब पता चलेगा कि उसे बेरहमी से मारने वाला उसी की जिस्म में घूम रहा है। हाँ? और जैसे मौत का भरोसा नहीं, वैसे ही नरकदूत का भी कोई भरोसा नहीं। क्या पता कब उसे तेरे बारे में सच बता दूं। जरा संभल के रहना। राहुल गुस्से से चीखते हुए नरकदूत की तरफ भागता है। कौन सा खेल खेल रहे हो तुम? अपना गुलाम बनाकर हमसे लोगों को मरवा रहे हो? आखिर चाहते क्या हो तुम? राहुल नरकदूत के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी नरकदूत ने अपनी बाईं उंगली राहुल की तरफ उठाई और राहुल वहीं का वहीं रुक गया। नरकदूत ने गहरी आवाज में कहा, जो कुछ भी हो रहा है ये स्वयं महाकाल की इच्छा है। तेरा काम इस उलझन को समझना नहीं, बल्कि ये सोचना है कि तू अब पुलिस डिपार्टमेंट को कैसे समझाएगा। आखिर मिनिस्टर का कत्ल हुआ है। मिनिस्टर के कातिल का बच पाना इतना आसान नहीं। राहुल मौके की पेचीदगी जानता था, इसलिए बिना नरकदूत से बहस किए वो जाने लगा। तभी उसे ध्यान आया। राहुल ने नरकदूत की तरफ पलटकर पूछा, एक सवाल और है मेरे पास। ये मास्टर कौन है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की? पर सवाल सुनते ही नरकदूत के चेहरे पे वो शैतानी हंसी गायब हो गई और एक पल में ही अपनी उंगली उठाकर नरकदूत ने राहुल को गुफा से निकालकर किसी मैदान में फेंक दिया। दर्द से कराहते हुए राहुल उठ ही रहा था कि उसे किसी के कदमों की चलने की आवाज सुनाई दी। राहुल जब तक कुछ समझ पाता तब तक वो आवाज चीखने लगी, सर सर, हमारा फरार मुजरिम मिल गया सर। राहुल ने हड़बड़ाते हुए उठने की कोशिश की, तब तक कई बंदूकें राहुल के सिर पर तनी हुई थी। राहुल पुलिस वालों से घिर चुका था और जब राहुल ने आगे देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। नरकदूत ने उसे सीधे पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर फेंका था। सलाखों के पीछे से राहुल कमिश्नर के सामने गिड़गिड़ा रहा था, सर मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, मिनिस्टर साहिबा को मैंने नहीं मारा। कमिश्नर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, राहुल सबूत झूठ नहीं बोलते। हॉस्पिटल के सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है कि तुम मिनिस्टर साहिबा को लेकर बालकनी की तरफ जा रहे थे। राहुल जानता था कि वो बुरी तरह फंस चुका है, इसीलिए राहुल ने सबसे पहले अपने मचलते हुए मन को शांत किया।
और शांति से इस मुसीबत का रास्ता सोचा। और जैसे ही उसके दिमाग में आइडिया आया, राहुल बोल पड़ा, सर मैं बिल्कुल मिनिस्टर साहिबा को लेकर गया था बालकनी की तरफ, उनकी ही सुरक्षा के लिए। पर लॉबी से निकलते ही उन्हें कोई अर्जेंट फोन आया और उन्होंने मुझे नीचे इंतजार करने को कहा, तो मैं नीचे था जब। कमिश्नर ने राहुल की तरफ घूरते हुए कहा, कहानी अच्छी बना लेते हो राहुल। एक बात बताओ, अगर उनकी मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था तो तुम उस हादसे के बाद से गायब क्यों थे? और हाँ, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये बकवास मान लूंगा कि मिनिस्टर साहिबा खुद ही बालकनी से कूद गई? राहुल ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, सर मैंने ये कब कहा? उनका जरूर मर्डर हुआ होगा, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि उन्हें मैंने नहीं मारा। कमिश्नर ने भवें उठाते हुए पूछा, तो फिर किसने मारा? राहुल ने धीरे से कहा, वही सर जो ये चाहता है कि हम लोग आपस में उलझते रहें और वो बचकर निकल सके। मिनिस्टर साहिबा का मर्डरर वही है, मास्टर। कमिश्नर ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? राहुल तब तक समझ गया था कि कमिश्नर भी इस रहस्य की गुत्थी में उलझ गया है। इसलिए राहुल ने कमिश्नर को समझाते हुए कहा, हमने मास्टर के बिजनेस बंद करवाए हैं सर, ये सब उसी का नतीजा है। उसी के आदमियों ने मुझे शालिनी के बारे में गलत खबर दी। कमिश्नर ने गहरी आवाज में पूछा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो ये राहुल? राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मैंने देखा था मास्टर को हॉस्पिटल में सर। आप जानना चाहते थे ना कि मैं हादसे के बाद कहां गायब था? जब मिनिस्टर साहिबा बालकनी से गिरी तब मैंने किसी को हॉस्पिटल से भागते हुए देखा था। मैं उसी के पीछे भागा, पर वो शख्स अंधेरे की गहराई में गायब हो गया सर। मैं जानता हूं वो कहां गया होगा। हमारे पास अभी भी वक्त है सर उसे पकड़ने का, बस आपका भरोसा और साथ चाहिए मुझे। राहुल कमिश्नर के चेहरे को पढ़ सकता था। वो जानता था कि कमिश्नर उलझन में है, इसलिए राहुल ने कहा, सर आप मुझे तो कभी भी अरेस्ट कर सकते हो, पर एक बार मास्टर हमारे चुंगल से निकल गया तो फिर कभी हमारी गिरफ्त में नहीं आएगा। इस शहर को जुर्म के चंगुल से अब आप ही निकाल सकते हो सर। कमिश्नर ने अब तक अपना मन बना लिया था और उसने राहुल को पूछा, आखिरी बार तुमने मास्टर को कहां देखा था? राहुल को हॉस्पिटल की दीवार पर लगे उस सफेद बंगले की फोटो फ्रेम याद आ गई और तुरंत ही राहुल ने कहा, मड आइलैंड, मास्टर हमें वहीं मिलेगा सर। सुबह सूरज की चमकती रोशनी और हल्की सी ओस के बीच कई पुलिस वाले मड आइलैंड के जंगल में बेतहाशा मास्टर की तलाश कर रहे थे। और वहीं राहुल पुलिस की जीप में बैठा उत्सुकता से गाड़ी की खिड़की के बाहर देख रहा था। वो जानता था मास्टर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बाजू में बैठे कमिश्नर ने राहुल से पूछा, तुमने अंधेरे में ठीक से तो देखा था ना? याद है मास्टर यहाँ किस घर में घुसा था? और तभी राहुल को नजर आया पेड़ों के पीछे वो सफेद मकान। राहुल ने तुरंत उस तरफ इशारा किया। देखते ही पुलिस वालों ने उस सफेद घर को चारों तरफ से घेर लिया था, पर वो सभी इस बात से बेखबर थे कि उस घर में कितना भयानक खतरा उनका इंतजार कर रहा था। तभी एक कांस्टेबल ने डर से चीखते हुए कहा, वो पेड़ गिर रहा है। तभी एक एक करके सारे पेड़ जैसे जमीन पे एक के बाद एक गिरने लगे। अचानक से शांत माहौल तूफान में बदल गया। चारों तरफ धूल और तबाही का मंजर था। कमिश्नर ने चौंकते हुए पूछा, ये तूफान सिर्फ इस इलाके में क्यों है? इससे पहले बाकी पुलिस वाले हालात को समझ पाते, हवा के तेज झटके ने पुलिस वालों को उस सफेद घर से दूर फेंक दिया था और उसी तूफान ने राहुल को सफेद बंगले के सामने फेंक दिया था। राहुल ने जब मुड़कर देखा तो तूफान के कोहरे में उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और तभी उस सफेद मकान का दरवाजा हल्के से अपने आप खुल गया, जैसे वो राहुल को अंदर आने का न्योता दे रहा हो। राहुल अब तक समझ गया था कि इन सब के पीछे कोई ताकत तो जरूर है। वो मास्टर से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि राहुल ने बिना किसी डर की परवाह किए हुए अंदर जाने का सोच लिया। और राहुल के अंदर घुसते ही बाहर चल रहा तूफान एकदम थम गया। अंदर घुसते ही राहुल उस बंगले की खूबसूरती देखकर चौंक गया।
पुराने महंगे फर्नीचर्स, उस बंगले की हर चीज अपने आप में नायाब थी। राहुल ने सहमते हुए कदम आगे बढ़ाए और वो जैसे ही उस बंगले के बीचों बीच मौजूद सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो राहुल ने देखा एक शख्स जो उन सीढ़ियों की आखिर में खड़ा हुआ था। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी। राहुल उसे देखकर चौंका, क्योंकि वो शख्स मास्टर नहीं बल्कि वो था जिससे राहुल कल रात मिला था। उसका खुद का जिस्म, जिसके अंदर पुलिस इंस्पेक्टर की रूह थी, जिसे राहुल ने अपने हाथों से मारा था। राहुल को देखते ही उस शख्स ने चीखते हुए कहा, मुझे मार के मेरे जिस्म में घुसा है तू, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। और चीखते ही वो राहुल पर टूट पड़ा। इससे पहले राहुल कुछ समझ पाता, उस शख्स ने राहुल की गर्दन को अपने हाथों से जकड़ लिया था। राहुल का दम घुटने लगा था। हाँ, उसे इंस्पेक्टर का शरीर तो मिल गया था, पर पुलिस की ट्रेनिंग और काबिलियत दूसरे राहुल के पास थी और हमारा राहुल उससे जीत नहीं सकता था। दूसरे राहुल का शरीर, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर की रूह थी, उसने जोर से राहुल का गला दबाते हुए कहा, एक बार तो मर चुका है तू, अब दोबारा मार दूंगा तो मेरा शरीर आजाद हो जाएगा तेरी रूह से। राहुल से समझाना चाहता था, पर वो इतना ही कह पाया, तो यहाँ तो मास्टर कहाँ है? वो शख्स इस तरह गुस्से से आग बबूला था कि राहुल की कोई बात नहीं सुनना चाहता था। और तभी राहुल को याद आया कि ट्रक एक्सीडेंट के दौरान उसके पेट पे बहुत बड़ी चोट लगी थी। राहुल ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके अपने ही शरीर पे ठीक उसी जगह पर वार किया और जैसा राहुल ने सोचा था वही हुआ। दूसरा राहुल दर्द से चीख पड़ा, उसके हाथ ढीले पड़ गए। जमीन पर गिरते ही उसने दर्द में अपना पेट पकड़ लिया और मौका देखकर राहुल अपनी जान बचाते हुए सीधे उस घर से बाहर की तरफ भागा। पर बाहर पहुंचते ही ना तो वहां कोई पुलिस की जीप थी, ना ही कोई पुलिस वाले। तभी अचानक से राहुल का फोन बजने लगा। ये कमिश्नर का था, जिसने राहुल को तुरंत अस्पताल आने को कहा। राहुल ने चौंक कर पूछा, अस्पताल? अभी? क्यों सर? कमिश्नर ने राहुल को बताया, शालिनी को होश आ गया है। अब कल रात जो भी कुछ हुआ उसका राज खुल जाएगा। ये सुनते ही राहुल अस्पताल की ओर निकल पड़ा। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि कैसे उसके रास्ते में एक के बाद एक मुसीबत आए जा रहे हैं। उसे पता था शालिनी ने अगर पुलिस वालों को सब बता दिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। बस राहुल इसी चिंता में था कि कैसे वो ये सब होने से रोक सकता है। राहुल एक बार फिर अस्पताल में था और उसके साथ थे कमिश्नर और पुलिस की पूरी टीम। राहुल के पसीने छूट रहे थे। जैसे ही राहुल आया, कमिश्नर ने शालिनी से पूछा, डरो मत शालिनी, हमें बताओ कल रात क्या हुआ था। शालिनी ने धीरे से अपनी आंखें राहुल पर टिका दी। राहुल बाहर से तो शांत था, पर अंदर से वो कांप रहा था। वो मन ही मन कह रहा था कि नहीं शालिनी, नहीं, मेरा नाम मत लो, नहीं नहीं। शालिनी ने बोलने की कोशिश की, पर तमाम कोशिशों के बावजूद शालिनी की जुबान से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। डॉक्टर ने चौंकते हुए कहा, अजीब है, अभी थोड़ी देर पहले ही शालिनी ने आप सबको बुलाने के लिए कहा था और अब कुछ बोल ही नहीं पा रही। शालिनी ने राहुल की तरफ अपना हाथ उठाने की कोशिश की, पर वो भी नहीं कर पाई। और तभी राहुल के कानों में नरकदूत की आवाज गूंजी, ये सब तू कर रहा है राहुल, अपनी शक्तियों को पहचान। नरकदूत है तू अपराधियों की तरह सोचना छोड़ और खुद की ताकत को पहचान। नरकदूत की आवाज राहुल के कानों में गूंज रही थी कि तभी शालिनी बेहोश हो गई। हड़बड़ाते हुए डॉक्टर ने सभी को बाहर जाने को कहा। इन सब हड़बड़ाहट में राहुल चुपचाप खड़ा था। वो नरकदूत की ये बात समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर सच में शक्तियां हैं। सवालों का सैलाब था राहुल के मन में। वो सोच रहा था कि क्या वो इस टेबल को इशारों से बाहर फेंक सकता है। राहुल ने टेबल की तरफ देखा, पर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अपनी शक्तियों का पता लगाना ही होगा ताकि मैं एक दिन मास्टर का सामना कर सकूं। मास्टर के बारे में सोचते ही राहुल के दिमाग में दूसरे राहुल का ख्याल आया। वो उस वक्त
मास्टर की हवेली में क्या कर रहा था, वहां तक कैसे पहुंच गया। और ये सोचते ही राहुल सहम गया, कहीं वही शख्स मास्टर तो नहीं, क्या वो ये सब इलीगल बिजनेस कर रहा है, क्या इसीलिए उसके सर पर वो क्रॉस का निशान था। राहुल अपनी कश्मकश में गुम, हैरान, परेशान, और वहीं दूसरी तरफ दूसरा राहुल हवाओं को चीरते हुए नीले आकाश में उड़ रहा था। उसे अपनी ताकतों का अंदाजा हो रहा था और वो खुद को आने वाली जंग के लिए तैयार कर रहा था।